नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े किसी गंभीर मुद्दे पर मंथन कर उसे दिशा देने की कोशिश करते हैं। एक मशहूर कहावत है कि इंसान का जन्म बांस के पालने में शुरू होता है और उसकी जिंदगी का आखिरी सफर भी बांस पर ही होता है। बांस से कलात्मक सामान से लेकर घर तक बनाए जाते हैं। अब तो बांस के कपड़े और ईंधन भी बनने लगे हैं। शायद इसलिए ही इसे ग्रीन गोल्ड यानी कि हरा सोना कहा जाने लगा है। इस हरे सोने में इतनी क्षमता है कि वह देश के किसानों की किस्मत बदल सकता है और हमारी केंद्र सरकार का जो सपना है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना, बांस उसे पूरा होने में काफी मदद कर सकता है। पर हम बांस के मामले में अपनी क्षमता का केवल 10% उपयोग कर पा रहे हैं। हमारे पास बांस से जुड़े संसाधन विश्व के 30% हैं, पर हमारी वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी केवल 4% है। नतीजा है कि हम अपनी जरूरत का करीब आधा बांस विदेशों, खासकर चीन से आयात करते हैं। अगर 20 अरब डॉलर के वैश्विक बाजार वाले बांस में हम अपनी शेष 90% क्षमता का दोहन करने लगे तो विदेशी मुद्रा तो बढ़ेगी ही, किसानों की आय दुगना करने में भी कारगर होगी, क्योंकि बांस से करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो हम बांस को निर्यात करने की जगह आयात क्यों कर रहे हैं? क्या है कारण? क्या कर रही है सरकार? इन पर वाद संवाद के लिए हमारे साथ हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री आर.बी. सिन्हा, बांस प्रौद्योगिकी से जुड़े देवास मध्य प्रदेश के उद्यमी श्री रोहित अग्रवाल, नमस्कार, सामाजिक सरोकार से जुड़े और बांस के मामलों में नीतिगत सुधारों के पैरोकार श्री संजय गंजू, नमस्कार, और बांस के मामलों के विशेषज्ञ श्री संदीप ठेंग, नमस्कार। आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। तो उल्टे बांस विदेश से पर वाद संवाद शुरू करने से पहले आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। हमारे वन क्षेत्र के 13% हिस्से में बांस है। देश में 137 प्रकार के बांस उगाए जाते हैं और इनका उपयोग करीब 1500 काम में किया जाता है। विश्व स्तर पर भारत के पास 30% बांस संसाधन और सबसे बड़े उपज योग्य क्षेत्र हैं, जो करीब 1,39,60,000 हेक्टेयर है। हमारे देश में पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा बांस पैदावार में अग्रणी हैं। भारत में बांस सालाना 32,30,000 टन होता है। बांस की उपयोगिता को देखते हुए साल 2006 में राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू हुआ और अब इसमें नई जान फूंकते हुए इसका नाम राष्ट्रीय कृषि वन तथा बांस मिशन कर दिया गया है। मिशन देश के 28 राज्यों में कार्यक्रम को राज्य बंबू मिशन के सहयोग से लागू कर रहा है। केंद्र सरकार के कई मंत्रालय भी बांस विकास के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत NEC-TR और नेशनल मिशन ऑन बंबू एप्लीकेशन भी प्रयासरत है। सरकार बांस से बिजली पैदा करने के बारे में बारीकी से विचार कर रही है, जिसके लिए बांस ईंधन वाली चारकोल पट्टियां बनाई जाएंगी। असम ने भारत की पहली बांस से बनने वाले जैव ईंधन रिफाइनरी की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। 950 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना के अंतर्गत नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में बांस कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। बांस की जड़ जमीन को इतनी मजबूती से पकड़ती है कि तेज आंधी भी इसे उखाड़ नहीं पाती। बांस की जड़ मिट्टी को कटाव से बचाती है और इस खूबी के कारण ये बाढ़ वाले इलाके के लिए वरदान है। बांस लकड़ी का व्यवहारिक विकल्प बन सकता है और वह भवन निर्माण सामग्री और दूसरी बुनियादी चीजों में काम आ सकता है। बांस प्रदूषण रहित ईंधन भी है, क्योंकि ये जलने पर बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है। पूर्वोत्तर में इससे कई तरह की घरेलू दवाएं बनाई जाती हैं।
तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, जन्म से लेकर मरण तक बांस चाहिए, हमारी क्षमता भी है पर उसका दोहन नहीं हो पा रहा है। आइए इसी पर चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री आर बी सिन्हा का। सिन्हा साहब, बताएं हमें कि ऐसा क्यों है कि बांस के मामले में हम अपनी क्षमता का मात्र 10% ही उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं, बांस के साथ अभी तक जो स्थिति रही है कि 10% क्षमता का उपयोग की जहाँ बात है उसमें कई सारे इश्यूज रहे हैं। और हमने जो है पहले जो शुरू किया था बांस पे सबसे पहले योजना आयोग ने, तत्कालीन योजना आयोग 2003-04 में एक रिपोर्ट लाई थी। उस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई करते हुए एक नेशनल बैम्बू मिशन शुरू हुआ। नेशनल बैम्बू मिशन शुरू हुआ, उसमें सिर्फ एक बीच में कमी रह गई, जो बीच की सबसे मजबूत कड़ी थी, जो बांस को आगे ड्राइव कर सकती थी, वो था आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मशीन डेवलपमेंट। ये काम जो है हमारा कृषि मंत्रालय से हटा करके उसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के साथ किया गया। उन लोगों ने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन उसके बाद संभवतः वहाँ रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और वो बैम्बू से वो एक पूरा का पूरा अलग ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट नेक्टर बना लिया। उसमें कई सारी और चीज़ें जुड़ गई। इसके साथ साथ जो विदेशों में कई सारे डेवलपमेंट हुए जो वहाँ तो हो सकते थे, क्योंकि वहाँ की चाइना में विशेष रूप से एक अलग तरीके का सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चाइना से इंडिया बहुत अलग है। उस तरह के डेवलपमेंट के लिए यहाँ हमारे यहाँ कॉन्सेंसस बनाने की आवश्यकता पड़ती है और उस कॉन्सेंसस डेमोक्रेटिक सेटअप में ये इट टेक्स इट्स ओन टाइम। अपना इस पर भी हम आगे बात करेंगे। संजय जी, आप बताएं कि आप स्थिति का आकलन किस तरह से कर रहे हैं वैश्विक बाजार के, अगर बात की जाए उस हिसाब से, क्योंकि वैश्विक संसाधन के हिसाब से हमारे पास 30% है, लेकिन वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी महज 4%। प्लानिंग कमीशन की ही रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने लगभग 26,000 करोड़ के लिए का पोटेंशियल इसमें का आंकलन किया था कि लगभग 2015 तक इसका इतना पोटेंशियल होगा और हम विश्व के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हो सकते थे। उसके लिए प्रयास भी हुआ, जैसे सिन्हा साहब ने कहा कि एक नेशनल बैम्बू मिशन बना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर, और सिमिलरली एक नेशनल मिशन फॉर बैम्बू एप्लीकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बना। तो दोनों एक प्रमोशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इसको सपोर्ट करने के, सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए काम कर रही थी। इसका मेजर एक जो हर्डल है वो फॉरेस्ट एक्ट 1927 है। अच्छा। जिसमें बांस को एक ट्री के नाते क्लासिफाई किया गया है। तो इसकी फेलिंग से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन तक की प्रॉब्लम्स हैं। तो जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती हैं, जब तक स्वेच्छा से एक फार्मर, फॉरेस्ट में तो जो बैम्बू है ही है, मगर जब तक एक फार्मर को ये एक प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट ना लगे तब तक वो इसकी खेती करेगा ही नहीं। और अगर डिमांड तभी क्रिएट हो पाएगी जब उनके लिए रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। तो जब तक वो पॉलिसी नीतिगत फैसलों में बदलाव लाने की जरूरत है। ठीक है संदीप जी, आपकी राय में जानना चाहूंगी कि आपको क्या स्थितियां लगती है कि क्या वजह है कि जिस तरीके से बांस क्षेत्र का हम उपयोग कर सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार, वो नहीं कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि संजय जी बहुत सही कह रहे हैं कि अभी तक पॉलिसी मैटर्स में हम आगे नहीं बढ़ पाए। किसानों का तक हम बांस को पहुंचा ही नहीं पाए। वो अभी तक जंगल तक ही सीमित रखा, उसको जंगल का ही प्रोडक्ट हम मान के चले और उसको वहाँ तक ही सीमित रखा। तो उस वजह से वो एक एग्रो फॉरेस्ट्री क्रॉप के रूप में उभर कर नहीं आ पाया। तो उस वजह से कमर्शियल प्लांटेशन देश में हो नहीं पाए या किसानों की तरफ से प्लांटेशन में बांस आ नहीं पाया। तो इंडस्ट्री को जो यूनिफॉर्म रॉ मटेरियल चाहिए या एक रॉ मटेरियल सिक्योरिटी चाहिए इंडस्ट्री लगाने को, तो वो हो नहीं पाया। तो अगर वो पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज कर देते, बदलाव कर देते, अगर ट्रांसपोर्ट परमिट फ्री कर देते, ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसमें पहल की है और उन्होंने अपने स्टेट में वो टीपी ट्रांसपोर्ट परमिट बांस के लिए हटा दिया है। तो अगर वो सभी देश में अगर ये लागू हो जाता है तो किसान को लगेगा कि नहीं, मुझे कोई रोक टोक नहीं है, मैं बांस लगा सकता हूँ। ठीक है, आइए इसका जवाब ले लेते हैं सिन्हा साहब से। नीतिगत फैसलों में कहीं कमी देखी जा रही है, इसकी वजह से कुछ अड़चनों की बात कही जा रही है। नहीं, ये जो कहा गया नीतिगत फैसले का बिल्कुल सही बात है कि इसमें कई सारे रेगुलेटरी इश्यूज हैं और कहीं ना कहीं जो ये सारी के सारे इश्यूज जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के डोमेन में आता है। लेकिन
वस्तु स्थिति ये है कि उनका जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, पहला इशू इन्होंने संजय जी ने बोला ट्री में डिफाइन किया हुआ है, सही है, ट्री में डिफाइन किया हुआ है। ट्री में डिफाइन करने के बाद इस पे काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है अब जो है वन पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार एक्ट में अमेंडमेंट लाने की के विषय को परीक्षण कर रहा है और परीक्षण करने के उपरांत युक्त निर्णय केंद्र शासन जरूर लेगी। ये ऐसा मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी होगा। लेकिन इसके साथ ही जो कहा गया कि महाराष्ट्र में किया गया ट्रांजिट परमिट से, तो वो ट्रांजिट परमिट से किसानों के खेत के बांस को बाहर करने का किया गया है। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि इस देश में करीब करीब 12-13 राज्य ऐसे हैं जहां की बांस को ऑलरेडी ट्रांजिट परमिट के इससे रेगुलेशन से बाहर कर दिया है। लेकिन ट्रांजिट परमिट के साथ साथ और भी कई सारे इश्यूज हैं। जब तक डिमांड नहीं होगा, डिमांड ड्रिवन होगा और डिमांड आना चाहिए कहाँ, जो सबसे बड़ा सेक्टर होगा डिमांड के लिए वो अभी हाउसिंग है। अच्छा, तो इसमें मैं यहाँ ये बताना देना चाहूंगा कि ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है, मतलब हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, सरकार लगातार काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ग्रामीण विकास विभाग जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को चलाता है, उसने अपने गाइडलाइन में परिवर्तन करके बैम्बू हाउस को एक एलिजिबल एक्टिविटी ऑलरेडी बना दिया है और पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर पूर्व के राज्यों में कई घर उन्होंने बना के डिमोन्स्ट्रेशन के लिए दिए हैं ताकि लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। एक तो ये हुआ, यानी कि मांग बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए जो जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। रोहित जी को यहाँ पे मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी क्योंकि बेहद ही खास है उनका बांस से जुड़ा। रोहित जी, आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, एमबीए किया आपने, लेकिन उसके बाद आप बांस प्रौद्योगिकी से जुड़ गए। क्या वजह है, क्या क्षमता इस क्षेत्र में आपको नजर आई? हम लोग हमारी कंपनी का थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। 35 ईयर्स ओल्ड कंपनी है हमारी और हम लोग काफ़ी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे थे और ग्रीन टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते थे। तो 2005 में हमने इस पे काम शुरू किया और इसमें बहुत संभावनाएं देखी हमने, क्योंकि बांस बैम्बू बहुत फैंटास्टिक रॉ मटेरियल है और इसमें बहुत संभावनाएं थी। और हम लोगों ने जो 10 से 12 सालों में काम किया, इसमें ये देखा, जैसे आपने पूछा अभी कि क्या समस्या आ रही है कि ये इतना ज़्यादा जितना पोटेंशियल है उतना यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो जो मैंने ग्राउंड लेवल पे देखा, अलग अलग दिशाओं से एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके, हम लोग प्रोजेक्ट्स लगवाने में यही देखते हैं कि उनके पास बैम्बू अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है तो क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी है तो प्राइसिंग नहीं है, प्राइसिंग है तो कंसिस्टेंसी नहीं है। ये चारों चीज़ें अगर एंटरप्रेन्योर के पास नहीं रहेगी तो बैम्बू से लाभदायक तरीके से प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। अवेलेबिलिटी, क्वालिटी मतलब उसका जो बहुत सारे मापदंड होते हैं, अगर आप चाहें तो मैं डिटेल में बता देता हूँ कि बैम्बू का स्ट्रेटनेस होना चाहिए, मैच्योरिटी होना चाहिए, उसकी वॉल थिकनेस ठीक होना चाहिए, उसका डायमीटर ठीक होना चाहिए। और बैम्बू की स्पीशीज़ बहुत सारी होती हैं, तो हर एक जगह पे आंध्रा में अलग बैम्बू मिलेगा, मध्य प्रदेश में अलग मिलेगा, वेस्ट बंगाल में अलग मिलेगा। तो उतना रिसर्च एंड इतना डॉक्यूमेंटेड रिसर्च भी नहीं है कि कौन सा बैम्बू कौन से प्रोडक्ट और कौन से वैल्यू एडिशन के लिए सही रहेगा। तो जो सबसे बड़ी समस्या मैं देखता हूँ कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन अ प्रॉपर शेप एंड फॉर्म। आइए इसका भी जवाब ले लेते हैं आरबी सिन्हा साहब से। अवेलेबिलिटी की बात की जा रही है, उपलब्धता की बात की जा रही है, इस उपलब्धता को कैसे बढ़ाया जाए? नहीं, अभी जो अवेलेबिलिटी है उसको अगर देखा जाए तो बैम्बू का 65% बैम्बू जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर है। बिल्कुल। उसके बाद सेंट्रल इंडियन स्टेट्स में है और अगर गैंगेटिक प्लेन्स में जाए तो वहाँ अवेलेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि वो किसानों के खेत में है, फॉरेस्ट वहाँ है नहीं। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ प्रॉब्लम है कि उनकी एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है। बैम्बू को हम वहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट करेंगे तो अपने आप में वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी प्रोसेसिंग जो होता है कि प्राइमरी प्रोसेसिंग ऑन द साइट की आवश्यकता थी है। अगर उस चीज़ को प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग जो होता है उसको अगर हम एड्रेस कर ले तो ये जो इकोनॉमी का स्केल ऑफ इकोनॉमी की बात है वो काफ़ी ठीक हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू निकल के आता है हमसे, वो चाइना आगे क्यों है। उनके पास एक स्पीसीज बैम्बू की ऐसी है जिसका जो इंटरनोडल लेंथ जो है बहुत ज़्यादा होता है और उसमें फिर आपको प्रोडक्ट मैन्यूवर करने में काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में उस बैम्बू को लगाने की कोशिश की गई, इंडियन कंडीशंस में वो सफल नहीं रहा है। तो ये है, बट उससे मिलते जुलते स्पीसीज हैं जिसको प्रमोट करने की आवश्यकता है और हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ स्पीसीज के जैसे आपके टेक्निक्स डेवलप किए गए हैं, प्रोटोकॉल डेवलप किए गए हैं
करीब करीब नेशनल बैम्बू मिशन ने 21 स्पीसीज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पाया 136 में से, उसमें से 11 के प्रोटोकॉल डेवलप हो चुके हैं आपके प्रोडक्शन के, बाकी 10 के लिए आगे जो भी मिशन बनेगा या काम होगा आगे उस पर काम किया जा सके। जी संदीप जी, आप भी चीन घूमकर आए हैं, बताएं वहाँ की स्थितियाँ कैसी है और भारत की स्थितियाँ कैसी है, क्या अंतर है? हाँ जी, मैं फिर आरबी सिन्हा जी का समर्थन करना चाहूँगा कि प्राइमरी प्रोसेसिंग जो है वो साइट पे ही होनी चाहिए। अभी भी हमारे यहाँ वो जो अभी तक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमने इंडस्ट्री लगाने का कोशिश किया, बाम्बू टेक्नोलॉजी पार्क लगाने की कोशिश किया, तो वो जो टेक्नोलॉजी पार्क लगाए तो प्राइमरी प्रोसेसिंग से लेके फाइनल फिनिशिंग तक सब चीज़ एक ही जगह है। तो उस नॉर्थ ईस्टर्न में बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्ट टेरेन ये प्रॉब्लम है कि बाम्बू अपने साइड से लेके वो फैक्ट्री तक पहुँचाना ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है और उसी में उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर वो प्राइमरी प्रोसेसिंग वाला पार्ट अगर साइड ऑन साइट अगर कर दिया जाता है तो वो वहाँ पे प्रोसेस होने के बाद ट्रांसपोर्ट करना उसको आसान है और वो इंडस्ट्री के लिए इकोनॉमिकल भी है। वो हमारे यहाँ बहुत एक लैकुना है सिस्टम में कि हम प्राइमरी प्रोसेसिंग वो उस लेवल तक हम पहुँचा नहीं पाए। तो सिन्हा साहब, ऐसी कोई कोशिश भारत में चल रही है क्या? इस पर विचार किया जा रहा है? नहीं, अभी केंद्र शासन में वरिष्ठतम स्तर पे इस पे चर्चा हो रही है कि पूरे बैम्बू का जो वैल्यू चेन है, राइट फ्रॉम योर प्लांटिंग मटेरियल टू मार्केट, इसको मिला जुला करके जो पहले मैंने कहा कि 2 मिशन टाइप के थे उसको कैसे अमेलगेमेट करके और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इस पे हाईएस्ट लेवल पे चर्चाएं हुई हैं और इसमें अंतर विभागीय चर्चा हुई है, काफ़ी गहन चर्चा हुई है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में एक नए जो बैम्बू मिशन है वो जहाँ भी रहे वो एक नए स्वरूप में जरूर आना चाहिए और केंद्र शासन इसके लिए अति गंभीर है। जी संजय जी, यहाँ पे चर्चा में रोहित जी ने गुणवत्ता का भी सवाल उठाया था। मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में बताएं कि भारत में चूंकि सबसे बड़ा क्षेत्र है जो बांस जहाँ पर उगाया जाता है, गुणवत्ता का सवाल उठता है, इस दिशा में क्या कोशिशें होनी चाहिए आपको लगता है? मेरा इसमें यही कहना है कि जैसे सिन्हा साहब ने कहा कि पहले जो ये मिशन थे ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज में थे जी, तो जो एफर्ट होना चाहिए था कि एक कंसोलिडेटेड प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने का और उसके सोल्यूशन निकालने का, तो वो हुआ नहीं, वो अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज्ड हुआ जी। तो जब तक वो एनालिसिस नहीं होगा और उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा जाएगा कि प्लांटेशन से लेकर के प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर मार्केटिंग तक क्या इश्यूज है, तो वो एक जगह हो पहले, तो मुझे लगता है कि कई सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। तो गुणवत्ता फिर बढ़ेगी जब उसमें रिसर्च हो, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होनी हो उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट हो, पर वो हुआ नहीं। इनफैक्ट पिछले कई सालों से, कुछ 3-4 साल से तो ऑलमोस्ट ये मिशन भी ऑलमोस्ट डिफंक्ट हो गए। जैसे वो नेशनल मिशन फॉर बैम्बू एप्लीकेशन था वो कन्वर्ट होकर के अब नेक्टर बन गया। उन्होंने बैम्बू के अलावा वो सब काम करते हैं, बैम्बू छोड़ दिया। अच्छा, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जैसे ये इनके पास वाला क्षेत्र है वो उपेक्षित हो गया बाकी सारी चीजों के समावेश में। नहीं, ये पिछले 2 सालों में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, बट ये नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दिया गया है कि पैसा सिर्फ उन्हीं राज्यों को जाएगा जो इसे ट्रांजिट परमिट रिजीम से बाहर करें। तो ऐसे में आज की स्थिति में करीब करीब 15 राज्य हमारे साथ आ गए हैं, बाकी राज्यों के साथ बातचीत चल रही है। हमें उम्मीद है कि आगे जो है मार्ग जो है प्रशस्त होगा, जिस तरीका से भारत शासन स्तर पे प्रयास किए जा रहे हैं। रोहित जी, आप ही बताएं हमें कि वैश्विक स्तर पर क्या कुछ और नई तकनीकें हैं जो इस क्षेत्र में जिनका उपयोग किया जा रहा है और भारत उस स्तर पर कहां पर है? मैडम, 2 तरह के वैल्यू एडिशंस आप देखेंगे बैम्बू प्रोसेसिंग में हो रहे हैं। एक जिससे एक छोटे उद्योग लगते हैं, जैसे बैम्बू स्टिक मेकिंग, अगरबत्ती में जो स्टिक लगती है वो छोटे उद्योग में आएगा। फर्नीचर मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, लॉट देयर वुड बी फ्यू मोर। और एक कुछ उद्योग ऐसे हो गए जो बड़े स्केल पे लग सकते हैं, जैसे बैम्बू प्लाई, बैम्बू फ्लोरिंग, बैम्बू बोर्ड्स, बैम्बू टेक्सटाइल्स जो इंडिया में कोई यूनिट नहीं होगा अभी। इथेनॉल का एक नया यूनिट आ रहा है, 100 करोड़ 200 करोड़ जैसा लगेगा। तो डेफिनेटली बैम्बू टेक्नोलॉजी सेकेंडरी साइड, मतलब जहाँ पे ज़्यादा वैल्यू एडिशन होना है, बैम्बू प्लाई पे या बैम्बू टेक्सटाइल पे या इथेनॉल पे या पावर प्रोडक्शन पे, इसमें टेक्नोलॉजी में इंडिया लैकिंग है। क्यों लैकिंग है? क्योंकि उतनी रिक्वायरमेंट नहीं आई है
एंटरप्रेन्योर्स भी जैसे हम जैसे टेक्नोलॉजीज भी उसी पे काम कर पाते हैं जिसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट आती है। लेकिन जो जिसमें छोटे उद्योग लगते हैं, जिसमें 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए जितनी बड़ी यूनिट लगती हैं, इसमें पर्याप्त मात्रा में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी प्रकार की मशीनें हैं। इंडिया का जो बैम्बू है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टू, नॉट सो ईजी टू प्रोसेस है। जैसे सर ने कहा था कि मोज़ो बैम्बू है चाइना का, वो ईजी टू प्रोसेस है, उसकी नॉट्स भी दूर दूर है, उसकी जो मशीन्स पे जो लोड आता है उसको काम करने में वो भी आसान है। लेकिन इंडिया में वो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन मशीन्स भी उस प्रकार की डेवलप की हुई है। जी जी जी, ठीक है। सिन्हा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या लगता है कि इस क्षेत्र में अनुसंधान की और आवश्यकता है, इस पर और जोर दिया जाना चाहिए? अनुसंधान, देखिए बैम्बू का सिल्वीकल्चर तो काफ़ी कुछ पता है, जो इंडियन बैम्बूज है उनका तो सिल्वीकल्चर काफ़ी कुछ पता है, उसमें रिसर्च हो भी रहे हैं। और इनफैक्ट बैम्बू मिशन के तहत भी जो भी बैम्बू हैं उनके जो अच्छी क्वालिटीज़ है उनके जीनोम को ICFRE ने एक जगह कलेक्ट किया और उसको फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी नेशनल बैम्बू मिशन से पैसा दिया गया है, आगे उसमें काम हो रहा है। प्रोटोकॉल डेवलपमेंट एक इशू है जहाँ की रिसर्च की आवश्यकता होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि डिमांड साइड में प्रॉपर मशीन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की में रिसर्च की ज़्यादा आवश्यकता मुझे लगती है, उसको ज़्यादा सपोर्ट किए जाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद संवाद उल्टे बांस विदेश से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बांस पर वाद संवाद कर रहे हैं कि अपनी क्षमताओं को देखते हुए हमें बांस का निर्यात करना चाहिए, पर उल्टे बांस विदेश से क्यों मंगा रहे हैं। वाद संवाद का दूसरा दौर शुरू करने से पहले आइए देखते हैं एक और रिपोर्ट। कहावत है, ज्यादा जगी मठ उजाड़। पता नहीं ये बांस के मामले में कितनी सटीक है, क्योंकि बांस आधा दर्जन मंत्रालयों के मोहपाश में है। वन और पर्यावरण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय और आदिवासी कल्याण मंत्रालय। इसी तरह बांस करीब आधा दर्जन कानूनों से घिरा है। भारतीय वन कानून 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन अधिकार कानून 2006, पंचायत कानून 1996 और राज्यों के वन कानून। इतनी घेराबंदी से बांस का विकास हो रहा है या फिर इनसे विकास रुक रहा है? क्या इन कानूनों और मंत्रालयों के बीच समन्वय है? ये सवाल अकारण नहीं लगते। दूसरी ओर बांस की आपूर्ति और मांग में खासा अंतर बना हुआ है। सरकार बांस की सप्लाई और मांग अंतर को पाटने और समय पर सप्लाई के लिए आवश्यक कदम उठा रही है, लेकिन इस दिशा में और त्वरित प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत में बांस प्रति हेक्टेयर महज 2 टन होता है, जो कि बेहद कम है। देश में अभी जितना बांस हो रहा है, इससे कुल देसी मांग की आधी ही पूर्ति होती है। इसलिए गुणवत्ता वाले बांस की पैदावार बढ़ाना बहुत अधिक आवश्यक है। ये काम उचित रीति नीति बिना संभव नहीं है। इसके लिए शिक्षाविद एवं शोधकर्ता, टेक्नोलॉजी व रोजगार के बीच
खाई को कम करके बांस के कारीगरों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय जी, पूरी स्थिति को देखते हुए क्या आपको लगता है कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़ की स्थिति बन गई है, ये बहुकेंद्रीय व्यवस्था और तरह तरह के कानूनों की स्थिति का क्या असर पड़ रहा है? एक सिंगल पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए बांस के लिए। अभी 10 मिनिस्ट्रीज ऑलमोस्ट है जिनका कुछ ना कुछ बांस के साथ, चाहे वो फॉरेस्ट हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, रूरल डेवलपमेंट हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ बांस का कोई ना कोई कनेक्शन है। तो एक पॉइंट हो जहां ये बांस को डेवलप करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए, वो इंटरनली बाकी मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट कर ले, स्टेट से कोऑर्डिनेट कर ले, वो अलग बात है। तो जब तक वो क्रिएट नहीं हो किया जाएगा, जिसके लिए हम कई सालों से मतलब सरकार को कई रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, बात कर चुके हैं, तो जैसे कॉफ़ी बोर्ड है, रबर बोर्ड है, कोकोनट बोर्ड है, ऐसे बोर्ड जो कई क्षेत्रों के लिए, कई कमोडिटीज़ के लिए बने, उसका कुछ फ़ायदा हुआ है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है उन सेक्टर्स को लेकर के, चाहे वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए हो या एक्सपोर्ट के लिए हो। तो हमें लगता है कि बैम्बू को कहीं ना कहीं इन ऐसे प्रमोशनल ऑर्गेनाइजेशन से या एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से ड्राइव नहीं किया अभी तक गया। अगर मिशंस थे पर उनकी भी लिमिटेशंस थी अपने एरिया में काम करने की, तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं हुआ और उसकी वजह से कोई ना कोई सेक्टर इसमें छूट गया, जिसकी वजह से बाम्बू को जो कंप्लीट एक सपोर्ट मिलना चाहिए था, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन, कल्टीवेशन अप टू प्रोडक्शन अप टू मार्केटिंग, वो नहीं मिला। तो अगर इस प्रकार का एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनेगा तो डेफिनेटली उसका फायदा इस सेक्टर को मिलेगा। सिन्हा साहब, आप कितने सहमत हैं इस बात से? देखिए, कहीं भी अगर पूरी चीज़ें एक जगह हो, नेचुरली वो पूरे वैल्यू चेन को एक जगह जब देखेगा और उसके लिए जहाँ भी ज़रूरत होगी उस तरह का इंटरवेंशन होगा। तो इस बात तक तो मैं सहमत हूँ। इसके लिए अलग से कोई ऑर्गेनाइजेशन या क्रिएट करने की बात है, मुझे नहीं लगता कि केंद्र शासन की नीतियों के अनुरूप होगा एक नया और स्ट्रक्चर क्रिएट करना। फिर इस जटिलता को कैसे दूर किया जाए? इसको एक जो है कॉमन प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, किसी कहीं भी रहे, लेकिन ये सारी की सारी एक्टिविटीज एक प्लेटफॉर्म पे है और सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं उस पर रहें, डिस्कस करें और आगे करके जो भी हो, जिस भी मिनिस्ट्री के पास है वो मिनिस्ट्रीज को आगे लेके जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है। संदीप जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? ये जो जटिलता एक पैदा हो गई है बहुकेंद्रीय व्यवस्था होने की वजह से, इसका क्या समाधान हो सकता है? समाधान ये है कि एक कोई प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, अगर बोर्ड नहीं बना सकते, कोई अलग से इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते, बट एक कोई प्लेटफॉर्म हो कि जिसको ये प्रोडक्शन से लेके, नर्सरी से लेके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके मार्केटिंग तक एक ही एजेंसी उसको देखे, तो उसको उसका महत्व और उसकी जो जटिलता है वो दूर करने में, उसको समाधान निकालने में आसानी होगी, क्योंकि वो हर जगह उसको जो भी समस्याएं आती है सप्लाई चेन के हर नोड में, वो उसको समझ में आएगी, तो उसको दूर करने में आसानी होगी। जी, ठीक है। सिन्हा साहब, इसी के साथ कई तरह के मिशन भी सरकार ने बनाए हैं, इनसे उलझन की स्थिति क्या नहीं होती है? नहीं, देखिए, मिशंस जो बने, हर मिशन के अपना अपना फोकस एम है और उनको लेकर के वो मिशन काम करते हैं। और अगर हम देखें तो मिशंस के बीच में हर में ये रहता है कि जहाँ किसी से सपोर्ट की आवश्यकता होती है तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हर मिशन के अंतर्गत रहता है जहाँ की वो सपोर्ट प्राप्त किया जा सकता है। अब बैम्बू के साथ, जैसा पहले भी सभी ने यहाँ कहा कि 2 पार्ट इनिशियल डे 1 से हो गए, नेशनल मिशन बैम्बू एप्लीकेशन, नेशनल बैम्बू मिशन, ये जो 2 पार्ट अलग अलग हो गया, उसके बाद फिर नेशनल मिशन में बैम्बू एप्लीकेशन अगेन एक चीज में दूसरे में मर्ज हो गया। तो इस कारण से जो एक होना चाहिए था, कन्वर्ज करके पूरी तरीके से चलना चाहिए था, उसमें परेशानी रही। उस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने फिर से अभी इसको हाईएस्ट स्तर पे, मैंने जैसा पहले भी कहा, इस पे काफ़ी गंभीर वाद संवाद हुए और उसके बाद भी कई सारे पॉलिसी इश्यूज में डिसीजन हुआ। जैसा मैंने बताया आपको, ड्राइव करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में कर दिया, पहली बार CPWD के शेड्यूल ऑफ रेट्स में बैम्बू प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया गया बिल्डिंग मटेरियल के लिए। अब उनके साथ साथ वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि राज्यों के शेड्यूल ऑफ रेट्स में ये बैम्बू आइटम्स आ जाए। ये सारे के सारे डेवलपमेंट बहुत नए डेवलपमेंट है।
इसके साथ फॉरेस्ट मिनिस्ट्री पहली बार इसके लिए तैयार हुआ विचार करने के लिए कि टिम्बर के डेफिनेशन से बाहर करें। तो जो सीरियसनेस होना चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर, वो सीरियसनेस गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट इसमें आगे काम कर रही है जी। और ख़ास बात बांस के क्षेत्र में ये हो रहा है कि अगर हम अपनी क्षमताओं को आके तो हमें दरअसल निर्यात करने की स्थिति में होना चाहिए था, जबकि हम आयात करते हैं। तो ये स्थिति क्यों है, और अगर ये स्थिति उलट जाए तो हमें कितना लाभ हो सकता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। रोहित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से बांस के बने उत्पाद हैं जो भारत में तैयार होते हैं, और किस तरह के उत्पाद हैं जिनका हमें आयात करना पड़ता है। देखिए, इसके लिए मैं आपको जो सबसे ऑब्वियस एग्जांपल है वो है अगरबत्ती इंडस्ट्री। अगरबत्ती इंडस्ट्री को आज राउंड स्टिक्स की जो आवश्यकता होती है उसमें 95% स्टिक्स चाइना से इंपोर्ट होती है। चाइना से इंपोर्ट होने के कई कारण हैं। देखिए, उसमें एक तो चाइना को एंटरप्रेन्योर को सब्सिडी मिलती है। वहाँ पे वो जो भी इंपोर्ट करता है, अगर जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे भी इंपोर्ट करेगा तो 17% गवर्नमेंट की तरफ से उनको मार्जिन मिलेगा। और वो लोग बहुत एग्रेसिवली प्राइसिंग कर रहे हैं। कस्टम ड्यूटीज़ कम है, गवर्नमेंट के पास लगातार एंटरप्रेन्योर्स अप्रोच कर रहे हैं कि कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाई जाए इस प्रोडक्ट पे, क्योंकि ये कॉटेज इंडस्ट्री है। हर एक शहर में, हर एक गाँव में ये डेवलप की जा सकती है। और अगरबत्ती का ज़बरदस्त उपयोग हमारे देश में होता है, हर धर्म के द्वारा हर जगह पर अगरबत्ती का उपयोग है और रोज खपत हो जाता है। तो इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज खड़ी की जा सकती है। टेक्नोलॉजी पर्याप्त मात्रा में है हिंदुस्तान में, लेकिन हाँ, बैम्बू की समस्या बनी हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो भी डिस्कशन अभी हो रहा है, अगर बैम्बू एंटरप्रेन्योर को मिल जाए, उसको अगर अवेलेबल हो जाए तो बाकी उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको यही लगती है सही क्वालिटी का बैम्बू सही प्राइस में उसको मिल जाए, तो इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। गवर्नमेंट का सपोर्ट एक विशेष जगह पे यहाँ चाहिए कि जो वहाँ के प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो स्पेशली कॉटेज इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट आ रहे हैं, उस पर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई जाए और उनकी प्राइसिंग मैकेनिज्म समझा जाए कि वहाँ पे से 80 रुपये में वो यहाँ बेच देते हैं 1 किलो का काड़ी। जैसे मैं आप लोगों के लिए बैम्बू स्टिक्स, राउंड बैम्बू स्टिक्स जो हमारी मशीनों से भी निकलता है, वो लेके भी आया हूँ, और वही वो लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करके अभी 85 रुपीज़ में बेच देते हैं इंडिया में। तो वो क्या प्राइसिंग मैकेनिज्म अपना रहे हैं, वो देखने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट को, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, हमारे बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है वहाँ जी। सिन्हा साहब, नहीं, इसमें जो चाइनीज़ कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने पहले भी बोला, वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंटायरली डिफरेंट है, हमारा इंटायरली डिफरेंट है। और हमारे यहाँ किसी भी चीज़ में कॉन्सेंसस में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चूँकि फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ है, हम किसी के ऊपर कोई चीज़ लाद नहीं सकते। इट कैन बी ओनली, हमसे आपस में बातचीत करके किसी मुद्दे पर पहुँच सकते हैं। जो चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना ने कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं, ठीक है, वो हमें करने में समय लगेगा, उस काफ़ी डिबेटेबल है। बिल्कुल, लेकिन उससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव तो बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या किया? उन पॉलिसी रिफॉर्म से कारण उनका कॉस्ट में, रॉ मटेरियल कॉस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। पहला चीज तो यही है। दूसरा चीज, हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, उन एग्रीमेंट्स को हमें पालन करना होता है। उस एग्रीमेंट के तहत अगर कहीं कोई प्रॉब्लम उसके चलते प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर इसको कॉमर्स मिनिस्ट्री को के साथ हम लोग इसमें चर्चा में हैं, और इसको हाईएस्ट लेवल पर रेज भी किया जा रहा है कि इसको किस तरीका से काउंटरैक्ट किया जाए ताकि लोकल इंडस्ट्री को सेव किया जा सके। लेकिन जो सबसे मेन इशू ये है कि कॉम्पिटिटिव हम इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि हम, अगर हमारा अगरबत्ती वाला है तो पूरा बांस अगरबत्ती के लिए खरीदता है, अब उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना और उसको कन्वर्शन में वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो वेस्टेज है, तो जो मैंने पहले बात करी कि अगर हम प्राइमरी प्रोसेसिंग साइट पे कर दें तो हमारा वेस्टेज सब्सटैंशियली घट जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमारा घटेगा, तब जाके हम काफी कुछ हद तक कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। तो इस गवर्नमेंट जो है, जो नई स्कीम जो भी लाएगी, उसमें प्राइमरी प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट और सेकेंडरी प्रोसेसिंग रहेगा, और उसको इंसेंटिवाइज करने की डेफिनेट रूप से कोशिश की जाएगी। जी, संजय जी, आप हमें बताएं कि वैश्विक बाजार में हम मूल्य को लेकर हम प्रतिस्पर्धा में आए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मेरा जो सिंपल, इसमें चूंकि मैं सोशल सेक्टर में काम करता हूँ, मैं थोड़ा पैशनेट हूँ सेक्टर को लेकर के। जी, ये जो अभी आयात हो रहा है, इंपोर्ट हो रही है बैम्बू अगरबत्ती स्टिक्स, ये सारी अब अगरबत्ती स्टिक्स पहले देश में ही बनती थी। क्यों अग्रवाल जी? पूरे 100% यही बनती थी, और यही ये जो अगरबत्ती यूनिट्स है वो उसको यूज करते थे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। त्रिपुरा में लगभग 2 लाख महिलाएं इस पे काम करती थी, और पर डे उनकी इनकम होती थी 100-150 रुपए इससे।
ये तो एक स्टेट की मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे कितनी महिलाएं देश भर में इस पे काम कर रही थी। अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि जीएसटी क्या होता है जी, कस्टम ड्यूटी क्या होती है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं साफ बता रहा हूँ। देश में अगर इतने लोगों को वो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो कैसे हम उसको प्रोटेक्ट करें? पहली बात तो हम तो ये कह रहे हैं कि साहब किसानों की आमदनी डबल की जाएगी, 20, वो कैसे होगी? अमेरिका भी अपने एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करता है, वहाँ के किसानों को प्रोटेक्ट करता है, तो आप जो उसके लिए सोल्यूशन हो मुझे नहीं पता। आपने आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, हर साल आप 1% कस्टम्स ड्यूटी गिरा रहे हैं, क्यों गिरा रहे हैं भाई? जिससे मेरे किसान को, मेरी महिला को, मेरी बहन को तकलीफ हो रही है, उसकी आमदनी का गिर रही है, उसको आप पहले एनालिसिस तो करो। अब उसके लिए जो सॉल्यूशंस ढूंढने हैं वो आप इतने कैपेबल हैं, देश में इतने इंस्टीट्यूशंस हैं जो उस पर स्टडी कर सकते हैं, चाहे उसमें रिसर्च चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, टैक्स की रिफॉर्म चाहिए, जो करना है वो करिए, पर इतनी एम्प्लॉयमेंट को बाहर माइग्रेट होने, एम्प्लॉयमेंट को बाहर मत जाने दीजिए। और इतना आप देखिए 4000 करोड़ के करीब हम आयात कर रहे हैं, तो वो फॉरेन एक्सचेंज भी हमारा बाहर जा रहा है। तो हमें नहीं पता उसके लिए क्या करना है। आपके पास बहुत एक्सपर्ट है, उस पर आप लगाइए, ताकि 2 लाख महिलाएं जो त्रिपुरा में या देश भर में 10 लाख या 20 लाख होंगे, वो क्यों अनएम्प्लॉय हो जाए? संदीप जी, आपकी भी मैं राय जानना चाहूंगी, और क्या समाधान आपको इस स्थिति में नजर आता है कि किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव हम बना सकते हैं? नहीं, अभी सिन्हा साहब जो कह रहे थे कि हमारा जो यूटिलाइजेशन जो है बाम्बू का, वो हार्डली 10 से 12% है, बाकी सब वेस्टेज में निकल जाता है। तो हमारा बाम्बू इंडस्ट्री प्लेयर जो है, मतलब अगरबत्ती इंडस्ट्री प्लेयर जो है, वो उसके वेस्ट की वजह से उसको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट वो दे नहीं पाता है। उसका वेस्ट का यूटिलाइजेशन अगर हम कर पाए और उसको सही पूरा 100% यूटिलाइजेशन अगर हमारा हो जाता है, तो वो एक तरीके से बांस की कीमत किसान को भी अदा कर पाएगा, और वो एक जस्टिफाइबल प्राइस पे वो जो बांस खरीद रहा है उसको एक जस्टिफाइबल प्राइस पे प्रोडक्ट भी वो मार्केट में दे पाएगा। रोहित जी, ऐसे में तो उद्यमिता का एक स्कोप यहाँ भी नजर आता है कि जो वेस्ट है, जो बर्बाद हो जा रहा है, उसे भी उपयोग में क्या लाया जा सकता है? बिल्कुल बायो, डेफिनेटली क्योंकि बांस अगर आप देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक बॉटम पोर्शन, एक मिडिल पोर्शन, एक टॉप पोर्शन। तो हर एक पोर्शन का एक अपना ऑप्टिमम वैल्यू निकाला जा सकता है। या तो फर्नीचर में यूज करके सभी को बैम्बू स्टिक बनाया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो शायद नीचे का पोर्शन बैम्बू फर्नीचर के लिए बहुत अच्छा होगा, ऊपर का पोर्शन हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत अच्छा होगा, मिडिल पोर्शन बैम्बू स्टिक्स के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो जिस पे काम चल रहा है। जैसे संदीप जी ने बताया कि वेस्टेज पे काम किया जाए, तो उस पर हम लोग पल्वराइजिंग टेक्नोलॉजी, बैम्बू डस्ट, उस पर ऑलरेडी बहुत पहले से काम कर रहे हैं, काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स को टेक्नोलॉजी दी भी है। लेकिन ये सब छोटे उपाय हैं। बड़े उपाय वही हैं जो एक प्रोटेक्शन वाली बात मैं बोल रहा हूँ कस्टम्स के लिए, और दूसरा बैम्बू की क्वालिटी डेवलप करना हर एक जगह पे इंडिया में, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के कारण महंगा ना पड़े। जी बिल्कुल। सिन्हा साहब, आपका जवाब लेना चाहूंगी, और साथ ही जिस तरह से बताया है कि बांस के अलग अलग हिस्से हैं और उस हिसाब से अलग अलग तरह की इंडस्ट्री लग सकती है। कुटीर उद्योग तो है ही, जिसमें लाखों लोग शामिल है, बड़े उद्योग भी लग सकते हैं, और खासतौर पर वस्त्र भी, कपड़े भी बनाए जा रहे हैं। इस तरह की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए भी कोशिश होनी चाहिए। नहीं, हमने कहा कि जो वैल्यू चेन की बात होगी, वैल्यू चेन में छोटे बड़े सभी तरह के इंडस्ट्रीज आएंगे। और इनफैक्ट पहले ही मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन हो सकता है अगर हम इसको एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज करना शुरू करें, क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में जा रहा है। हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा जा रहा है। अगर वहाँ हम अगर प्रमोट कर पाए लोग, इसमें दूसरी बात है कि डिमांड, लोकल डिमांड जनरेट होना चाहिए। अब नॉर्थ ईस्ट में लोग अगर बैम्बू के प्रोडक्ट का अपना घर नहीं बनवाना चाहें, क्योंकि चुनना तो उन्हें है, तो जबकि प्रोडक्ट का क्वालिटी में कहीं कोई इशू नहीं है, तो डिमांड ड्रिवन ही हो सकता है। हम जो है इंडस्ट्री में पैदा करके और फिर उसका अगर यूटिलाइजेशन नहीं हो तो इंडस्ट्री सीक हो जाएगी। कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो NMBA ने आगे बढ़ाया और आज सारी की मैक्सिमम उसकी सीक पड़ी हुई हैं। लेकिन इसके बाद भी स्टेट्स के साथ मिलकर कई जगह काम हो रहा है। अभी जैसे आसाम में एक जगह उन्होंने लगाया है काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर टाइप का, जिसमें बैम्बू प्रोसेसिंग करके उसके हर तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब बैम्बू टाइल्स, बैम्बू आपका जो है प्लाई, बैम्बू प्लाई वगैरह, इवन क्वालिटी वाइज ये टिम्बर प्लाई से बेहतर है, स्ट्रेंथ वाइज भी। तो इसको कॉस्ट इफेक्टिव तभी होगा जब वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम आने के बाद ही कॉस्ट इफेक्टिव हो, कॉम्पिटिटिव हो सकता है।
कंपटीशन जो है ये तो इनहेरेंट है, पूरे वर्ल्ड में हर चीज में कंपटीशन है। जब तक हम कॉम्पिटिटिव इसको बनाएंगे, उसके लिए जो पॉलिसी इंटरवेंशन, जैसा मैंने कहा, सभी आयामों को देखा जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि और उन आयामों को देखने में ये नहीं देखा जा रहा कि कोई नियम आड़े आएगा। सभी नियम कायदा कानून को अगर उसको ओवरकम करना है तो उसकी किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, ये हाईएस्ट लेवल से निर्देश है। लेकिन ये पूरा सेक्टर को वायबल बनाना है, देखा जा रहा है और उस दिशा में प्रयास भी किए जा रहे हैं। चलिए, इसी के साथ समय हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद संवाद उल्टे बांस विदेश से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बांस पर वाद संवाद के अंतिम दौर में प्रवेश कर चुके हैं। अपनी क्षमताओं को देखते हुए हमें बांस का निर्यात करना चाहिए, पर उल्टे बांस विदेश से क्यों मंगा रहे हैं, इस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। सिन्हा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार किसानों और उद्यमियों को किस तरह की मदद दे रही है? नहीं, अभी जैसे अगर किसी को प्लांटेशन करना है बैम्बू का, तो वो अपने किसान अपने खेत पे कर सकता है और उसको 4 साल के अंदर करीब पर प्लांट के पीछे 35 रुपये पर प्लांट सरकार उसका सब्सिडाइज कर रही है लगाने के लिए। एक तो ये हो गया प्लांटिंग के लिए। जहाँ तक इंडस्ट्री का बात है, तो अभी भी एमएसएमई और दूसरे मंत्रालयों के स्कीम्स हैं जहाँ आपको इन सब चीज़ों को इंक्यूबेशन सेंटर एस्टैब्लिशमेंट, चाहे कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट, इनको बैक एंडेड सब्सिडी या वहाँ देने की ये है प्रावधान है। लेकिन जैसा पहले बात किया गया कि ये सारी चीजें एक जगह होनी चाहिए ताकि पूरा का पूरा फ्लो एक जगह से हो, उसके प्रयास जारी हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में इस पे कुछ ना कुछ ब्लूप्रिंट निकलेगा और आगे कार्रवाई होगी। जी, साथ ही टैरिफ प्रोटेक्शन की भी बात कही जाती है, इस दिशा में क्या प्रयास? नहीं, देखिए टैरिफ जो है वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के तहत होता है, इसलिए उस पर मैं कमेंट्स करने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हूँ, न मेरी जानकारी है। लेकिन ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हमें मानने पड़ते हैं और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो किए जाते हैं, अब उसको फर्दर जैसे अभी लोगों ने बताया कि चाइना में अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं, लॉस भी हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसको फिर से अपनी तरफ से पैसा दे करके, उसको सब्सिडी दे करके उसको लॉस से बाहर निकाल लेती है ताकि वो प्रोड्यूस करता रहे। तो ये इसमें फाइनेंसेज इन्वॉल्व हैं। तो अगेन कितना का उसका वॉल्यूम होगा उसका, वो हमारी स्थिति फाइनेंसेज हमारे अलाउ करती हैं नहीं करती हैं, किस तरह की स्थिति, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, डिमांड्स कंपीटिंग हैं, किस डिमांड को क्या प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन के बाद प्रायोरिटाइज करता है। तो ये सारी इश्यूज पे यहाँ पर ऑफ द कफ मैं अपने आप को जवाब देने में सक्षम नहीं पाता। ठीक है, रोहित जी ये बताएं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, क्या बांस प्रसंस्करण उद्योग बांस किसानों को आकर्षित करने में सक्षम है? बहुत ज़्यादा। बेसिकली तो पहले तो एजुकेशन का प्रॉब्लम है। अच्छा, किसान को अगर इसका बिजनेस मैथ्स बताया जाए, पहले तो हम उसका बिजनेस मैथ्स समझे और फिर उसको अगर किसान को बिजनेस मैथ्स समझाया जाए, उसको प्रॉफिट होगा तो क्यों नहीं लगाएगा बांस जी। तो दो चीज़ों की एजुकेशन है, एक तो उसको बिजनेस के बारे में सही फिगर्स मिले, रियलिस्टिक फिगर्स मिले,
और दूसरा वो उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन करे, पूरा वैल्यू एडिशन ना करे, सेमी वैल्यू एडिशन करे। आज शहर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आर्किटेक्ट को बैम्बू नहीं मिलता है कुछ भी बनाने के लिए। इतना सुंदर तरीके से डेकोरेट कर सकता है वो बाहर में या अंदर में, बैम्बू में स्ट्रेंथ जबरदस्त है, लेकिन उसको सही क्वालिटी का मापदंड का बैम्बू चाहिए, नहीं मिलेगा। किसान को मालूम नहीं है उसकी बैम्बू की वैल्यू। अगर किसान सही ढंग से बैम्बू का वैल्यू एडिशन लाइन समझे और समझे कि वो, देखिए उसमें किसान का स्किल डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन एक थोड़े दिनों बाद वो सस्टेन कर जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर एक क्षेत्र में भारत में क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं और डिफरेंट वेराइटी ऑफ बैम्बू हमको लगेगा वहाँ पे लगाने के लिए। तो वो वैरायटी ऑफ बैम्बू आपका टैली करना चाहिए फाइनल वैल्यू एडिशन से। हम बैम्बू को सिर्फ बैम्बू लगाने के लिए लगाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमको ये भी सोचना चाहिए कि इसका अगला वैल्यू एडिशन क्या होगा, उससे मैच करते हुए लगाएंगे तो सही उसमें वैल्यू प्राप्त होगी हमें। जी संदीप जी, आप बताएं कि किस तरह से उद्यमियों को आकर्षित करने की गुंजाइश इस क्षेत्र में है। बेसिकली जो वैल्यू एडिशन का पार्ट है उसमें एक सबसे बड़ी कमी ये रही कि हम हमेशा हम चाइना के साथ कंपेयर करते हैं। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो स्पेसीज, जो सर ने बोला कि 21 स्पेसीज हमने इकोनॉमिकल स्पेसीज फार्मर्स के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी हमने ऑलरेडी चयनित कर चुके हैं। तो 21 स्पेसीज पे अगर हम रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करके उस रिसोर्स के ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट और वैल्यूएशन में जाएंगे तो डेफिनेटली ये एक उद्यमिता बढ़ाने वाला काम होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनकी प्रयास से हमने एक पूना में एग्रोगैस करके हमारी एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके तहत जो वहाँ पे जो बांस है डेंड्रोकैलमस टिक्टस आज की तारीख में वो टेढ़ा मेढ़ा है, उसका यूज करके हम बायो सीएनजी बना रहे हैं। अच्छा। कि जिसपे आज व्हीकल चल रहा है और वो डेमो प्लॉट ऑलरेडी पूना में लगा हुआ है और उससे बांस से व्हीकल अब चल रहा है। तो इस तरह के प्रोडक्ट और इस तरह के उत्पाद हमको बनाने पड़ेंगे कि जो हमारे पास है उसका हम यूज करें, ना कि हम उसको कॉपी या नकल चाइना के साथ करें। तो हम, मुझे लगता है कि बांस क्षेत्र में उद्यमी को आकर्षित कर पाएंगे। का जिक्र किया इस क्षेत्र में, उससे काफी मदद मिलेगी। संजय जी, आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बताएं कि कौशल विकास के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, कितनी संभावनाएं हैं? कुछ ऑलरेडी प्रयास है, जैसे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर स्किल काउंसिल बनी है जो हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर के काम करती है। फर्नीचर की सेक्टर स्किल काउंसिल बनी है, वो फर्नीचर पे काम कर रही है। पर मेरा उसमें फिर मैं उसी पे जाऊंगा, अगर मान लीजिए हमारा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एक सिंगल पॉइंट इसको ड्राइव करे तो बैम्बू के तो 1500 यूजेस हैं। जी बिल्कुल। तो वो बेशक वो अलग अलग सेक्टर स्किल काउंसिल ही उसको ड्राइव करे, मगर यहाँ से एक उसकी रिक्वायरमेंट जो 1500 प्रोडक्ट्स कैसे बन सकते हैं, उसकी अलग अलग सेक्टर स्किल कौन की किसके साथ वो अलाइन हो सकता है, तो वो क्रिएट हो सकता है। एक इकोसिस्टम उसके लिए क्रिएट हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ लाइजनिंग हो सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट में कौन से स्टेट में किस टाइप का प्रोडक्ट है और वहाँ पे किस टाइप की स्किल डेवलपमेंट स्किल गैप्स हैं, तो वो वहाँ एनहांस करने की जरूरत है। कहाँ पे रिसर्च की जरूरत है, कहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है। तो ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी कि जब इस टाइप का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो। और डेफिनेटली अवेयरनेस से, जैसे रोहित जी ने शुरू में कहा कि फार्मर को पता ही नहीं है कि मेरे प्रोड्यूस का वैल्यू क्या है। एक ज्वेलरी डिजाइनर है जो कहती है कि एक बैम्बू से मैं 2500 रुपए का वैल्यू निकाल सकती हूँ, मगर उसको पता ही नहीं है। तो हो सकता है कि वो उसको अवेयरनेस अगर उसकी दी जाए तो वो इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देगा। ठीक है संदीप जी, जिस तरह की बात हो रही थी कि पूर्वोत्तर में ही इस क्षेत्र का 65% है, तो क्या वहाँ के उद्यमों को इतना बढ़ावा दिया जा सकता है कि ये स्थितियां ही बदल जाएं? हाँ, बिल्कुल दिया जा सकता है। ऑलरेडी हमारे सरकार ने कुछ प्रयास भी उस विषय में आगे बढ़ाए हैं। तो उसको ऑलरेडी वहाँ पे एक उस बाम्बू को लेके, वहाँ के बाम्बू को लेके कुछ यूनिट भी वहाँ पे लगा है, लेकिन उस यूनिट का इशू ये है कि वो लॉजिस्टिक इशू जो है, जो एक तो प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट है कि जो साइट से लेके फैक्ट्री तक का बांस पहुँचाना, और दूसरा प्रोडक्ट बनने से लेके मार्केट तक पहुँचाना। मार्केट है वेस्टर्न साइड में, तो हम ये इस पे अड़िग ना रहे कि सभी
पूरा प्रोडक्ट ही वहाँ पे बनाए। हम वहाँ पे सिर्फ बाम्बू की स्ट्रिप्स या बाम्बू की प्लैंक्स अगर हम बना के रेडी करते हैं, और वो प्लैंक्स अगर यहाँ वेस्टर्न मार्केट में जहाँ के फर्नीचर या फ्लोरिंग या इस तरह के प्रोडक्ट जो हाउसिंग में सर जो कह रहे हैं कि उसमें यूज होते हैं, उस तरह का अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर खड़ा कर दे कि वहाँ के जो प्लैंक्स है वो यहाँ आ जाए और यहाँ सिन्हा साहब दो बातें उठाई हैं संदीप जी ने, एक तो कि जो प्रसंस्करण की यूनिट है वो वहीं पर लग जाए, और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन की बात की है, बाजार की खासतौर पर बात की है जो कि दूसरे क्षेत्र में है। तो सरकार क्या कुछ कोशिशें कर सकती है बाजार उपलब्ध कराने के लिए? कई तरह के मेले और इन चीजों का भी आयोजन होता रहा है, क्या ये काफी है? नहीं, मेले का आयोजन तो ठीक है, मेले से अवेयरनेस बढ़ेगा, कुछ डिमांड जनरेट होगी जी। लेकिन जो मैसिव डिमांड है, मैसिव डिमांड आपका जैसे अगरबत्ती में हम कैसे कॉम्पिटिटिव हो जाए, आज जो मुझे लास्ट फिगर मुझे बताया गया कि 87 टन अगरबत्ती पर डे हम वियतनाम से इंपोर्ट कर रहे हैं, बेंगलोर आ रहा है। इसको कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाए, ये सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि उससे कॉटेज इंडस्ट्री और जैसा अभी बताया हमारे संजय जी ने कि लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस की बात लानी पड़ेगी। और हम कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे तो मुश्किल है फिर, क्योंकि ये पूरे विश्व में पूरा विश्व एक बाजार बन गया है, यूनिफाइड बाजार हो गया है। तो कॉम्पिटिटिव होने के लिए जो जो इश्यूज आते हैं, जितनी बातें अभी हुई, ये सारी के सारी तथ्य गवर्नमेंट के नॉलेज में है और गवर्नमेंट इस पर एक साथ काम कर रही है। जी। तो ये है। और दूसरा जो वैसे मैं बोला डिमांड जनरेट करने का, अगर अभी जैसे बताया गया मुझे कुछ दिन पहले कि सीआरपीएफ के लिए बस्तर में 60,000 स्क्वायर मीटर का पूरा जो है घर, उनके रहने के लिए बैरक्स जो है नेक्टर ने बस्तर में बनाया है। तो इस तरह के जो मैसिव एफर्ट्स हैं वो एक तो लोगों के दिमाग में भी नहीं है ना, उनका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ है कि सरकार इसमें काम कर रही है, पुश कर रही है, लेकिन उसके साथ जो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स का डेफिनेटली अभी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा अभाव दिख रहा है। उस पे हम लोग काम कर रहे हैं पूरी, जैसे पहले का पूरी सीरियसनेस से, और आगामी कुछ माहों में इसके परिणाम आने चाहिए निश्चित रूप से। और हमें उम्मीद है कि बांस को एक जो ग्रीन गोल्ड कहा गया है, और ग्रीन गोल्ड कहने वाले कोई नहीं, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके जो ग्रीन गोल्ड कहा था उसको वर्तमान सरकार निश्चित रूप से ग्रीन गोल्ड में कन्वर्ट करने के सार्थक प्रयास करेगी। ये तो ये ग्रीन गोल्ड कितना रोजगार के अवसर जो है वो पैदा कर सकती हैं, कितनी संभावनाएं इसमें? इसका एस्टिमेशन, रेडी एस्टिमेशन मेरे पास कोई नहीं कितना कर सकते हैं, बट हम ये मैसिव रहेगा। और जो किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य रखा है, इसमें कितनी बड़ी किसानों की आय दुगनी करने में कई सारे उसके आयाम हैं, लेकिन बांस क्षेत्र जो है इसमें कितना होगा? देखिए बांस का सबसे बड़ा बांस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बांस जो है आपको बांस अकेला नहीं, इंडिया में कोई बांस अकेला नहीं होता है, क्लम्प होता है, और जो क्लम्प होता है वो काफी बड़ा एरिया छेकता है। तो उसके लिए हमें वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पर किन एरियाज में जा सकता है। नॉर्मल क्रॉप के साथ जो हमें, क्योंकि हम फूड सिक्योरिटी को भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, फूड प्रोडक्शन जो है वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ इशू है। जी। तो उसको बिना कंप्रोमाइज किए हुए जहां जहां भी प्रमोट हो सकता है इसको डेफिनेटली प्रमोट किया जाएगा। जी चलिए, अब समय हो गया है दूसरे कार्यक्रम का, तो आज के वाद संवाद में बस इतना ही। विश्वास है कि उल्टे बांस विदेश से की जगह शीघ्र ही विदेश को जाएंगे। किसानों की आय दुगनी करने में बांस कारक बनेगा। आज के वाद संवाद में भाग लेने के लिए सभी अतिथियों का आभार। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले सप्ताह फिर इसी समय करने एक नए विषय पर वाद संवाद। नमस्कार।